आज भूगोल भाग 3 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, अर्थात ये जो शब्द है अपवाह वह नदी से जुड़ा हुआ है। भारतीय मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो आप देखेंगे छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय अर्थात ये नदियाँ किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। यानी ये नदियाँ जो हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं? किसी झील, समुद्र या महासागर में। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, अर्थात एक नदी जो क्षेत्र के जल को ले जाती है, प्रवाहित करती है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से आइए भारत के अपवाह तंत्र को देखते हैं। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। हमने पढ़ा है पिछले पाठ में भौगोलिक आकृतियाँ। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। पढ़ा है ना हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्र में बहती हैं और हिमालय की नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी होती हैं, अर्थात ये 12 मास साल भर वर्ष भर पानी इनमें रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। क्यों हिमालय की नदियाँ 12मासी होती हैं? क्योंकि इन्हें वर्षा के साथ साथ ऊंचे ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम का जल भी प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। चित्र 3.2 में आप गॉर्ज को देखें। क्या होते हैं गॉर्ज, कैसे दिखते हैं? हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग से ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। चित्र 3.3 में आप देखें, अगर ऊंचाई से नदी आ रही है तो वो तेज होगी तो तीव्र अपरदन करती है, ठीक है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, अर्थात ढोती है अपने साथ। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जब ये नदियाँ मध्य और निचले भागों में आती हैं तो विसर्प आप देख रहे हैं चित्र में, गोखुर झील देखिए, ठीक है, तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं।
आप ये चित्र 3.3 में देखिए। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब आ जाइए प्रायद्वीपीय नदियों पर। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब हिमालय की नदियों को आइए विस्तार से जानते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। नदी और उसकी सहायक नदियां अर्थात जो छोटी छोटी नदियां आकर उसमें मिलती हैं उसे ही नदी तंत्र कहा जाता है। अब आइए सिंधु नदी तंत्र को जानें। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में। पश्चिम की ओर बढ़ती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये पांचों नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। ठीक है छात्रों, अब आइए गंगा नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा की मुख्य धारा भगीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा,
गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। आप मानचित्र 3.4 में देखिए, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है यमुना नदी गंगा के समानांतर बह रही है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। आप इस परियोजना के बारे में अधिक जानकारी निम्न वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, जिसकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फड़क्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे ऊपरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। भगीरथी हुगली, जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 देखें कि आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अभी हमने जाना था ना विसर्प क्या होते हैं, तस्वीर देखी थी ना। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत के बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है।
नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर या अंग्रेजी की यूज अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। कहाँ से? नामचा बरवा शिखर के से। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनोला तथा दूसरी सहायक नदियां इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारे से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि इसमें सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब आइए छात्रों प्रायद्वीपीय नदियों को देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर से बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं। कौन सी दो बड़ी नदियां हैं? नर्मदा एवं तापी, जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। किससे? हिमालय नदियों से। आइए नर्मदा द्रोणी को देखते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा यहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। जबलपुर के पास कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के
संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। अब तापी द्रोणी को देखते हैं। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारत पुंजा तथा पेरियार हैं। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती हैं। गोदावरी द्रोणी को देखें। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के गोदावरी नदी तंत्र द्रोणी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। आइए कृष्णा द्रोणी को देखते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट में के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बैंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा स्वर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में
है। आइए झीलों को देखते हैं। कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, देखा है ना कई पिक्चरों में, गानों में, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थान पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायान, तैराकी एवं अन्य जलीय खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थानों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वे उतनी ही आकर्षक करते जितना कि वे आज करते हैं? बिल्कुल नहीं ना। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। क्या आप जानते हैं, बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायुओं, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वालों क्षेत्रों से में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। सिप तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलों कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। आप देखिए, लोकटाक झील का एक चित्र है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। यह मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटाक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नंगल परियोजना। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं व पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। आइए छात्रों, देखते हैं नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है।
संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही अधिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। अधिवासी यानी मानव जो नदी के किनारे रहते थे ना, ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। किंतु भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत अधिक महत्व है। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कार्य या योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। धन्यवाद। आइए छात्रों, प्रश्न उत्तर को कर लें। पहला, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? इसका उत्तर है केंद्राभिमुख। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? इसका उत्तर है में से कौन सी लवणीय झील है? इसका उत्तर है सांभर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? इसका उत्तर है कृष्णा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इसका उत्तर है तापी। आइए प्रश्नोत्तर को देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। कोई उच्च भूमि जैसे पर्वत दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। उदाहरणतः सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक है। अंबाला इसके जल विभाजक पर स्थित है। दूसरा, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा नदी की द्रोणी, जो कि 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है, भारत में सबसे बड़ी है। तीसरा, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, जो हिमालय की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। चौथा प्रश्न,
गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? उत्तर, गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भगीरथी और अलकनंदा है। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। 5वां प्रश्न, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? उत्तर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांपो कहा जाता है तथा तिब्बत में इसे बहुत कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए इसमें तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद पाई जाती है। इसके विपरीत जब यह नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह ऐसे क्षेत्रों से गुजरती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ नदी बहुत अधिक पानी लेकर जाती है, इसी कारण इसमें गाद की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि तिब्बत का मौसम ठंडा एवं शुष्क है, इसलिए तिब्बत में बहुत कम पानी प्राप्त होता है और इस क्षेत्र में गाद भी कम पाई जाती है। 6वां प्रश्न, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? 6ठे प्रश्न का उत्तर, नर्मदा एवं तापी नदियाँ दो ऐसी नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती हैं तथा ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रश्न 7वां, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। नदियां एवं झीलें नदी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। ये अतिवृष्टि के समय बाढ़ को रोकती हैं। अनावृष्टि के समय ये पानी के बहाव को बनाए रखती हैं। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये आसपास की जलवायु को मृदु बनाती हैं तथा जलीय परितंत्र का संतुलन बनाए रखती हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं तथा पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती हैं। नीचे भारत के कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित भागों में बांटिए। प्राकृतिक झील है वुलर, डल, नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकाट। और मानव निर्मित झील है गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर और हीराकुंड। हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, उत्तर है हिमालय नदियाँ। अधिकतर हिमालय नदियाँ 12 मासी हैं, जिनका अर्थ है कि ये उनमें पूरा वर्ष बरसात के साथ साथ ऊंचे पर्वतों पर मौजूद बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त होता रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव बरसात पर निर्भर करता है। हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियों का उनके उद्गम से समुद्र तक का मार्ग लंबा होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उनमें उद्गम से समुद्र तक का मार्ग छोटा तथा छिछला होता है। हिमालय नदियों का उद्गम स्थान पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। हिमालय नदियाँ ये उत्तर के समतल मैदानों में बहती हैं और सिंचाई, खेतीबाड़ी एवं जहाजरानी उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी धरातल पर बहती हैं, इसलिए वे ना तो जहाजरानी के लिए और ना ही सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। हिमालय नदियाँ, ये नदियाँ विशाल डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न 5, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में अंतर। उत्तर देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ पहले देख ले। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इन नदियों का प्रवाह तंत्र विकसित एवं आकार में बड़ा है। ये नदियाँ बहुत गहरी नहीं बहती। ये नदियाँ पूर्वी तट पर बहुत बड़े डेल्टा बनाती हैं। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को देखें। नर्मदा एवं तापी पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ हैं।
ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इन नदियों का अपवाह तंत्र विकसित नहीं है। उनकी सहायक नदियाँ आकार में छोटी हैं। ये नदियाँ गर्त से होकर बहती हैं। ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रश्न 6 देखें, किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं? उत्तर, नदियाँ किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ बिंदुएं जो नदियों की महत्वता को प्रदर्शित करते हैं वो बता रहे हैं। पहला, नदियों से हमें प्राकृतिक ताज़ा मीठा पानी मिलता है जो मनुष्य सहित अधिकतर जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, ये नई मृदा बिछाकर उसे खेती योग्य बनाती हैं जिससे बिना अधिक मेहनत इस पर खेती की जा सके। तीसरा, नदियों के तटों ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को आकर्षित किया है। ये बस्तियां कालांतर में अब बड़े शहर बन गए हैं। चौथा, ये जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक करती हैं। पांचवा, ये भारी वर्षा के समय बाढ़ को रोकती हैं। छठा, ये शुष्क मौसम के दौरान पानी का एक समान बहाव बनाए रखती हैं। सातवां, इनकी सहायता से जल विद्युत पैदा की जाती है। आठवां, ये आसपास के वातावरण को मृदु बना देती हैं। नौवां, ये जलीय परितंत्र को बनाए रखती हैं। 10वां, ये प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती हैं। और 11वां, ये पर्यटन का विकास करने में सहायता प्रदान करती हैं और मनोरंजन करती हैं। धन्यवाद।